2018 वाली पुलिस में मैं 3rd नंबर पे रह गया। उस समय मुझे बहुत दुख हुआ है। हर गांव वाले मिलते थे, तो मैंने ठान लिया मुझे एक दिन सरकारी नौकरी लगना है। 2022 में जब 3rd ग्रेड का एग्जाम दिया था, मेरे घर के अंदर ही रूम को एक लाइब्रेरी बना लिया। पॉलिटिक्स से बिल्कुल छोड़कर एक साल आपने अपने घर में ना सर, यूट्यूब पे आपकी क्लास से देखिए। कितने हजार लोगों ने एग्जाम दिया था? 27,000। फिर अपने को तो एक ही पोस्ट चाहिए। आरपीएस से सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है। इसमें कौन से रैंक थे? पूरे राजस्थान में मेरे 74वीं रैंक है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे स्टूडेंट से आपका इंट्रोडक्शन कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और कठिन परिश्रम से आज आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो है इन्होंने सिलेक्शन प्राप्त किया है। अगर हम उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री देखें तो एक बहुत ही नॉर्मल परिवार, एक किसान परिवार से आते हैं और जिन्होंने लंबे समय तक राजनीति में भी अच्छा भाग लिया था, लेकिन उसके बावजूद उनके दिमाग में एक ऐसा थॉट आया कि भाई मुझे अब तैयारी करनी चाहिए, और उन्होंने अपनी लगन के साथ शानदार तरीके से तैयारी की और आज हमारे सामने आरपीएससी सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हुए हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम आपको उन स्टूडेंट से मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने अपना संघर्ष किया शानदार तरीके से कैसे पढ़ाई की, किस तरीके से उन्होंने अपना समय निकाला है इस कंपटीशन को एग्ज़ाम देने के लिए। तो अगर आप भी लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट में जो भी स्टूडेंट आपके सामने आए उनकी कहानी को, उनके संघर्ष को एक बार जानें, ताकि आपको भी वास्तव में पता चलेगा कि इतना बड़ा कंपटीशन नहीं है। अगर हम बात करें अन्य कंपटीशन की तो लाइब्रेरियन में कंपटीशन बहुत कम है। तो आज हम शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले आज के पॉडकास्ट में मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ रेवत राम जी चौधरी जो है, उनसे आपको बात कराना चाहता हूँ। रेवत राम जी, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी रेवत राम जी, पहले तो आप बताइए आप कौन से जिले से और कहाँ से हैं? सर मेरा पुराना जिला तो जोधपुर जिला है। ठीक है। अभी नया जिला मेरा फलोदी है और नई तहसील बापिणी है सर। बापिणी तहसील है आपके। ठीक है। तो अभी आपने आरपीएससी जो सिलेक्शन लेने के बाद आपने स्कूल ज्वाइन कर लिए। ज्वाइनिंग कहाँ मिली है सर आपको? मुझे पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी मिली है। बावड़ी ब्लॉक में आपको मिली है। हाँ। आपने ज्वाइन कर लिया है सर? हाँ, कर लिया सर। हाँ, तो अब रेवत राम जी जो है इन्होंने एक लंबा अनुभव भी है, सारी चीज़ें हैं, और हमने सुना है कि सर आपने जो है पॉलिटिक्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया और आप शायद जो है उप सरपंच भी रहे हैं। हाँ सर। ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, थोड़ा सा बताइए डिटेल में। ये सर मैं लगभग 2015 की बात है। उस टाइम मैं यहाँ जोधपुर में था। ठीक है। तो वहाँ से मैं गांव गया तो मेरे साथ वाले लड़के वो थे, वो बोल रहे कि हम सरपंच का फॉर्म भरेंगे। ठीक है। तो मैंने सोचा, मैंने घर वालों को भी नहीं बताया कि भाई मैं वार्ड पंच का फॉर्म भरूंगा। तो मैंने वार्ड पंच का फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद में मेरे जो और भी फॉर्म आए थे, 7 फॉर्म आए थे टोटल। अच्छा, आपके समेत? हाँ। तो उसमें से 6 फॉर्म रिजेक्ट हो गए सर। उसमें मैं निर्विरोध वार्ड पंच बन गया। ठीक है। उसके बाद में गांव वालों ने सोचा कि भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति है और गांव के लिए अच्छा करेगा, एजुकेटेड है, तो एक अच्छा सपोर्ट किया गांव वालों ने। हाँ, उन्होंने मुझे उप सरपंच के लिए नॉमिनेट कर दिया। अच्छा। तो सर आपने जब उप सरपंच आप बने 2015 से कब तक रहे थे? 2020 तक। 2015 से 2020 तक आप उप सरपंच रहे। हाँ सर। और जहाँ तक मेरा जो व्यक्तिगत विचार है कि जब कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में चला जाता है वो अंदर ही अंदर घुसता रहता है, वो पॉलिटिक्स से बाहर आना उसके लिए असंभव जैसा होता है। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप सेवा भाव में लग जाते हो और आपने भी उप सरपंच के रहते हुए बहुत सारे जन कल्याण वाले कार्य किए। लेकिन 2020 तक आप उप सरपंच रहे, उसके बाद लाइब्रेरियन बनने का जो विचार है वो कहाँ से प्रकट हुआ? वही सर, मेरे पटवारी जी लगे हुए थे पड़ासला में ही। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मैं कर रहा हूँ सीलाइज का कोर्स, आप भी उसमें कर लो। तो मैंने उनके साथ में सीलाइज का कोर्स कर लिया। ठीक है। उसके बाद में मैंने फिर बीएलाइज का कोर्स, सीलाइज करने के बाद में मैंने कहा इसमें और आगे
मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लगा सब्जेक्ट। अच्छा, तो सब्जेक्ट से आपको पढ़ते पढ़ते अच्छा लगने लगा। हाँ, रियलाइज किया, मैंने कहा आगे इसमें और क्या होता है भाई, कोर्स कौन से होते हैं, तो उन्होंने कहा बीएलाइज होता है, तो मैंने बीएलाइज कोटा ओपन से कर लिया। अच्छा, फिर उसके बाद आपने सोचा कि लाइब्रेरियन बनना। उसके बाद में मैंने सर 2022 का कंपटीशन 3rd ग्रेड का दिया। ठीक है। उसमें मेरे 219 नंबर आए थे और 2 गुणों की मेरिट 222 रही थी और फाइनल मेरिट उसमें 242 रही थी ओबीसी की। उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। 2 गुणों में 219 नंबर आए, 222 दो गुणों की मेरिट रही थी। अभी जो आपका आरपीएस से 2nd ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है, इसमें कौन सी रैंक थी आपकी? पूरे राजस्थान में मेरे 74वीं रैंक है। 76 रैंक थी। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी रैंक आने की वजह से इनको जो ज्वाइनिंग है घर के आसपास मिली है, ताकि वो आराम से आप अप डाउन भी कर सकते हैं। हाँ, मैं और इजी गोइंग हो गया है। हाँ। आप थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है? हाँ सर, हम 6 भाई हैं। 2 मेरे से छोटे हैं, वो पुलिस में है। अच्छा। और एक स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, एक एग्रीकल्चर की बीएससी कर रखी है एग्रीकल्चर में, और वो कंपटीशन उसमें भी कर रहा है, उनका भी हो जाएगा जल्द। और आपके जो फादर मदर वो किसान है? मेरे पिताजी किसान है और मदर जो है हाँ गृहिणी है ना। तो आप अपने खेती भी करते हो आप? जैसे आपने बताया कि आप 6 भाइयों में सबसे बड़े आप हो। हाँ सर। तो ये खेती करते हो आप? हाँ, खेती भी करते हैं। हमारे लगभग 150 बीघा में खेती करते हैं हम सर। अच्छा, कौन सी फसल लेते हो आप? अभी खरीफ में तो मूंगफली है सर। अच्छा। और रबी में सरसों वगैरह, चना। सरसों है। हाँ। और चना भी होता है? हाँ सर, खूब होता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये एक बहुत ही नॉर्मल परिवार, किसान परिवार से आते हैं, खेती का भी काम करते हैं और उसके साथ साथ पढ़ना, फिर उसके बाद जो ये ऑलरेडी मैरिड भी हैं, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन आप खेती का भी काम देखना होता है। फिर आपने राजनीति में भी चले गए, फिर आपकी शादी भी हो गई, फिर उसके बाद 2 बच्चे भी हैं, फिर भी आपको ये समय कैसे निकाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। हाँ सर, ये हर किसी को बंस की बात नहीं है। हाँ। फिर आपको कंपटीशन के लिए एक रूम के अंदर आपको 1 साल के लिए डेडिकेट होना, समर्पित होना पड़ता है। हाँ, समर्पित होना पड़ेगा, तभी ये संभव हो पाएगा, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल बात। आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा भी हो गया, और एक चीज़ को आप 10-15 बार नहीं पढ़ते तो चीज़ें याद नहीं होती है। तो सर मैंने एक मेरे घर के अंदर ही रूम को एक लाइब्रेरी बना लिया। अच्छा। मैंने उसी में ही मतलब 1 साल के लिए उसको बंद कर लिया और खाना पीना करके सीधा उसी रूम में जाके मैंने तैयारी की 1 साल तक लगातार। 1 साल पूरा समर्पित किया आपने? हाँ उसी कमरे में बैठकर अपने घर में? हाँ सर। बाहर नहीं जाते थे? सुबह उठते ही मैं चाय के साथ में करंट अफेयर की क्लास लेता। उसके बाद में रूटीन बनाया हुआ था कौन सी क्लास कब लेनी है। हाँ। और ज्यादातर सर मैं आपको बता दूं, मैंने सर यूट्यूब पे जितना आपकी क्लासें देखी है उतनी शायद किसी ने नहीं देखी होगी। उससे आपको क्या रिवीजन में आसानी हो जाती है? रिवीजन में बहुत आसानी होगी सर। सारा टॉपिक है ना सर, बिल्कुल एकदम अपने को ऐसा लगना है ये तो बहुत इजी हो गया, इजी हो जाता है उसमें। और एक बात है, जैसे आप अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देखते हो ना, उससे ये पता चल जाता है ये सवाल मैनेजमेंट का है, ये क्लासिफिकेशन का है, ये कैटलॉगिंग का है, ये कंप्यूटर का है। वो तो सर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तभी पता चल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से उठाया सर, यार किसी ने कहाँ से उठाया है। वो अपने को जिस विषय को आप ज्यादा गहनता अध्ययन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है सर, उसमें लग जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से आया। बिल्कुल, वो अंग्रेजी में कहावत है सर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक अभ्यास ही एक आदमी को संपूर्ण बनाता है। बिल्कुल सर। और आजकल विद्यार्थी सोचते हैं कि हम जो है कम समय में या शॉर्टकट्स में सफलता प्राप्त कर लेते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कारण सर ये है कि सर समय तो आपको देना पड़ेगा। आप इतना शेड्यूल बिजी था, सब कुछ, आप घर में सबसे बड़े हैं, 6 भाई हैं, और आप पॉलिटिक्स में भी थे, आपको हर समाज के हर फंक्शन को अटेंड भी करना पड़ता था। पॉलिटिक्स से बिल्कुल छोड़कर 1 साल आपने अपने घर में समर्पित होकर देना, ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात होती है। और कई बार होता भी डिफिकल्ट होता, लेकिन धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो गए थे और इस तरीके से आपने तैयारी की। एक ये भी सवाल आता है बहुत सारे बच्चों का भी लास्ट पॉडकास्ट में कि जो जीके जो है राजस्थान जीके के है, उसके लिए कौन सी किताब आपको ऑथेंटिक लगी जहाँ से आपका पहला पेपर क्लियर हुआ था? मेरे को सर
प्रथम पेपर तैयार करने के लिए तो आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा, एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है सर। हिंदी ग्रंथ अकादमी, हाँ, उसमें राजस्थान कला संस्कृति अलग आती है और भूगोल की अलग आती है। वो किताब ज़्यादा कोई पैसे नहीं है लगते हैं उसमें, मैक्सिमम प्राइस में वो मिल जाती है। तो वो हर डिपो पे वो एक विद्यार्थी जो कंपटीशन तैयारी करने वाले उनके पास ही वो किताब जरूर होनी चाहिए सर। राजस्थान ग्रंथालय, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथालय अकादमी की। और वो शायद सरकार की तरफ से भी अगर हम देखें तो वो ऑथेंटिक किताब होती है। उससे आप कोई भाई ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो वो ऑथेंटिक किताब है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं कई बार स्टूडेंट को भी कहता हूँ कि अगर कोई भी कंटेंट आप पढ़ो तो ऑथेंटिक पढ़ो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन डाउट पे आता है, ऑब्जेक्शन लगाते हैं, अगर आपने ऑथेंटिक किताब, अगर आपने प्रूफ होना चाहिए और पढ़ी हुई है ना, अगर उसको लगाते तो ही आंसर चेंज हो सकता है या फिर वो ज़्यादा कंट्रोवर्सी तो डिलीट हो सकता है। तो सर ने जो बताया है, जो किताब है, मुझे लगता है कि उस किताब को आपको भी फॉलो करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनका फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हो पाता है। तो जो विद्यार्थी देख रहे हैं इस समय, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वैकेंसी तो आती रहती है। आपको पता है 2016 में आई, 18 में आई, 22 में आई, 24 में आई है, तो 26 में श्योर है नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है। लेकिन सबसे पहले सर आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। आपने कहा मेरे पास एमए भी किया हुआ है, बीएड भी किया हुआ है, फायरमैन भी है, सारी आपके पास डिग्रियां थी, प्रोफेशनल डिग्रियां मैंने कर रखी है। आपने बताया था बहुत सारी प्रोफेशनल डिग्रियां हैं, उसके बावजूद आपने केवल लक्ष्य एक चुना था। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था सर? ये सर मैंने 2022 में जब थर्ड ग्रेड का एग्जाम दिया था, तब मैं एकदम नजदीक पहुंच गया था। तब मुझे ऐसा लगने लगे अब की बार मैं थर्ड ग्रेड की सीट जरूर निकाल लूंगा। सेकंड ग्रेड तो होगा नहीं होगा, थर्ड ग्रेड की इस बार मैं जरूर मैं सीट निकाल लूंगा। ऐसा मैंने पहले ही निश्चय कर लिया था, मेरे लगने लग गया। क्योंकि जब आदमी को वो नजदीक आता ना, उसको लगता है कि नेक्स्ट वैकेंसी मेरा हो जाएगा। हाँ, मतलब ताकि अपन जो गलतियां की है पहले एग्जाम में अपने को समय मिल जाता सुधार करने के लिए, सुधार करने का समय मिल जाता। ये कई बार मैंने देखा भी है और इस चीज़ को मैंने भी फॉलो किया है कि जब नहीं होता तो कहीं ना कहीं अपन को एनालिसिस करने का समय मिलता है। दूसरी बात यह है कि सर कई बार विद्यार्थी ये भी सोचते हैं कि जैसे एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो जाती है और एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले वो सोचता है कि मैं एक साथ रिवीजन करूं। ऐसा संभव हो जाता है या फिर आपने रिवीजन का तरीका, जैसे एग्जाम से 1 महीना पहले रिवीजन का क्या तरीका था आपका? रिवीजन का तो ये सर हर टॉपिक को आपको मतलब लेना पड़ेगा उसमें। अब ऐसे एक टॉपिक को छोड़ नहीं सकते किसी को। बिल्कुल, ये बात 100% आपने सही की है कि कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी सोचता है एक टॉपिक को ज्यादा समय देता है, एक टॉपिक को ज्यादा समय देता है और दूसरे टॉपिक को कम समय देता है, वो छूट जाता है। कई बार मेरे साथ भी हुआ था, एनवीएस का वैकेंसी थी सर 2019 में, और 2019 में मैंने सोचा कि कंप्यूटर पढ़ लेंगे, लेकिन वो क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग में इतने उलझ गए थे कि कंप्यूटर पढ़ना भूल गया था। और दुर्भाग्यवश बात ऐसा हुआ कि कंप्यूटर के 10 सवाल उसमें पूछ लिए थे और 10 में से मेरे 3 ही आते थे। तो फिर उस समय महसूस हुआ था, और कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी यूनिट है? तो यूनिट तो अपन को सिलेक्शन के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, आपके अनुसार कोई भी छोड़ नहीं सकते। और आपने कहा कि भाई फर्स्ट पेपर में भी जो टॉपिक है सबको बराबर आपको समय देना होगा, तब ही अंत में जीत होती है। नहीं तो फिर वो 2 गुना में आ जाते हैं, फिर वो रह जाते हैं, फिर अपने आप को कोसते हैं। मैंने भी 2-3 एग्जाम मेरे 2 गुना में हो रखा है, लेकिन हुआ नहीं। 2 बार पुलिस में हुआ, राजस्थान 2018 वाली पुलिस में मैं वेटिंग में मैं भी रहा था जोधपुर सिटी से। उसमें सर मेरा मतलब 3 नंबर पर मैं वेटिंग था, 2 एक क्लियर हुई और मैं 3rd नंबर पे रह गया उसमें। उस समय मुझे बहुत दुख हुआ है, और मेरा मतलब 1 नंबर और आ जाता तो वो देखो सर जो होता अच्छा होता है कई बार। लेकिन ये है कि वो कहावत है कि सर आपका जो प्रयास है, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मेहनत कभी खाट से नहीं जा सकती हैं। ये तो मैं भी मानता और आपने भी देखा है, और सारी चीज़ें हैं। लेकिन सर जब आप उप सरपंच बने थे, 5 साल का जो दौर आपने उप सरपंच के रूप में आपने काम किया, तो आपने सर कौन कौन से ऐसे कार्य किए जिससे आपको लगा, आत्मसंतुष्टि हुई है, उसके बाद भी आपने जो है पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखी? ऐसे कौन से 2-4 कार्य जो बताओ आपने जन कल्याण के लिए किए थे सर? ज्यादातर सर पंचायत में पेंशन वगैरह वो भी आते हैं। अच्छा, जो सरकार के द्वारा जो 60 साल के जो होते हैं, 58 साल के, उनकी पेंशन करवाना ज्यादातर मेरा वही उद्देश्य रहा कि भाई जो व्यक्ति
दूर तक जा नहीं सकते, दूर नहीं जा सकते, उनको घर बैठे ही मतलब उनके कागजात लेके उनसे पेंशन करवाना ज्यादातर यही रहा मेरा। ये कार्य सर बहुत मुझे लगता है कि बहुत शानदार कार्य था, क्योंकि लोग अक्सर इसके बारे में जानते नहीं थे और आप पढ़े लिखे थे तो आप लोगों ने जागरूक किया और जो 58 साल से ऊपर थे उनको पेंशन शुरू की है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ये आपने जो कार्य किया है तो कहीं ना कहीं उन लोगों का आशीर्वाद भी आपके साथ है और जो भी आपके इष्ट देवता के साथ है, ताकि वो 2000, क्योंकि सर मैंने कहीं देखा मेरे फैमिली में भी बहुत सारे मेरे अंकल जो है पार्षद रह चुके हैं, तो वो पॉलिटिकल के अंदर राजनीति में जाने के बाद बाहर निकलना एक बहुत बड़ी मुश्किल, बड़ा एक चुनौती है। मुझे भी ये हर गांव वाले मिलते थे कि आपके तो वो अब नौकरी नहीं लग सकती, तो मैंने ठान लिया मुझे एक दिन सरकारी नौकरी लगना है, चाहे किसी में लगो। मैं तो सर आर्ट्स का स्टूडेंट रहा, फिर मैं ये लाइब्रेरी साइंस में 2022 से आपने आए थे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, आर्ट्स का विद्यार्थी लाइब्रेरी साइंस जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट को पढ़ना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है जी। तो जो भी विद्यार्थी जो वर्तमान में लाइब्रेरियन बनने की कोशिश कर रहे हैं या सपना देख रहे हैं, उनको 2 शब्द या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो दीजिए सर। मेरा तो यही सुझाव है सर कि हर टॉपिक को बराबर समय दो। एक तो सही है सर, बिल्कुल सिलेबस को इक्वल बांट दो। हाँ बिल्कुल, उनको हर टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते। अभी क्या हुआ फर्स्ट पेपर में आरपीसी सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन में यही हुआ सर। अच्छा। मतलब कई लोगों के 40% नहीं बनने और दूसरे पेपर में वो उनके 80% नंबर आ गए, लेकिन एक पेपर में सर 40% नहीं बन पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो पीछे रह गए सर। और एक लाइब्रेरी साइंस में वो महारत थे, मतलब बहुत अच्छा उनका सब्जेक्ट रहा, फिर भी नहीं हो पाया। कारण उसमें उनको बराबर उनको समय नहीं दे पाए या कोई। सबसे बड़ी बात है कि सर जैसे कई बार फर्स्ट पेपर के अंदर क्या अलग अलग पार्ट है, जैसे आपको पॉलिटिकल साइंस में भी टाइम देना होगा, भले 5 सवाल आओ चाहे 10 सवाल आओ, साइकोलॉजी को भी टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स है, राजस्थान जीके है, करंट जीके है, तो सबको भाई स्टूडेंट्स को लगने लग जाता है कि भाई मेरा पेपर 1 में ये पार्ट कमजोर है, उसको ज्यादा से ज्यादा समय दो आप, इससे चीजें क्लियर हो जाती है। तो जब आप घर में आपने कमरे को ही लाइब्रेरी बना दिया आपने, उसमें आप बैठते थे और ज्यादा से ज्यादा समय आप उसको रिवीजन करने में ज्यादा कहीं कोई सभा वगैरह होते थे, आज 2 घंटा के उसमें खर्च हो गए, तो उसमें शाम को आकर वापस 2 घंटे ज्यादा समय दे देते तो वो समय क्लियर हो जाता था। अच्छा, मतलब जो टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था आपका। जैसे मान लो कि आप उप सरपंच थे, कई कॉल आ गया कि 2 घंटे वहाँ जाना है, तो फिर उसको कैसे, उस समय को कैसे कवर करते थे? तो शाम को ज्यादा समय दे देता सर। अच्छा, समय देते जाते। एक मोटा मोटी अगर बात करें तो 24 घंटे में कितना घंटे आप सीटिंग थी बैठने की थी? मेरी सर सीटिंग बहुत ज्यादा, मैं आपको सबको बता दूं, मेरे आधा समय मैं यूट्यूब पे देता था, मतलब ऑनलाइन क्लास देखने में, और आधा समय में सर करंट जीके या बुकें पढ़ने में, आधा समय उसमें आधा समय इसमें। मतलब आपका जो एक सिस्टम था, जहाँ तक मुझे मैं समझ पा रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे ज्यादा फोकस दिया था आपने। मतलब एक टॉपिक को मुझे लगता है 20 बार पढ़े होंगे। हाँ सर, ये है ना। बिल्कुल। ये तो मैं भी कई बार स्टूडेंट को कहता हूँ कि जितना ज्यादा रिविजन कर लेते हो ना, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आता। भाई बिना देखो, पूरी दुनिया सर सिलेबस पढ़ रही है, पूरी दुनिया किताबें पढ़ रही हैं, लेकिन आपके अंदर आत्मविश्वास कब जगेगा? जब आप रिवीजन करके टेस्ट दोगे ना, तब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। सर आपने सिलेक्शन भी ले लिया, आपको स्कूल ज्वाइनिंग भी मिल गई है, अब आगे कुछ विचार है कि यही शांति है? नहीं सर, अभी MLIS का फॉर्म भर रखा है। अच्छा, मेरा विचार नेट करने का है। अच्छा, लाइब्रेरी साइंस में। अच्छा, देखते हैं आगे क्या होता है। और अभी आपने 3rd ग्रेड का भी दिया है सर? हाँ सर, उसमें कितना बैठ रहा है? मेरे लगभग 259-60 नंबर बन रहे हैं। अच्छा, अब तो 3rd ग्रेड तो DB तो नहीं करा रहे? नहीं कर रहे हैं। कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स है सर कि वो जो 3rd ग्रेड में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। मेरे साथ ही लगभग 100 लड़के हैं जिन्होंने 3rd ग्रेड दिया है। अच्छा, उनके लगभग 240 से 260 के बीच में बन रहे हैं। हाँ, तो क्यों अब जैसे आपको ज्वाइनिंग मिल गई है ना, तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनकी जो है जो 3rd ग्रेड के लिए वो फायदा है, जरूर है सर। बहुत अच्छा फायदा है सर। आप 300 पद है, 300 में अगर अपन मोटा मोटी बात करें तो सर अगर 200 लोग भी अगर
अगर 240 से 260 के बीच में होते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। कम से कम 550 की जगह मान लो तब 750 पद हो गए। बिल्कुल। तो 4-5 नंबर का मेरिट में जरूर फर्क पड़ेगा। हाँ, जो 2 गुना की है, जो 1 गुना में अगर मान लो 12 नंबर जाती है तो कम से कम 7 नंबर ही जाएगी। बिल्कुल। इसको ये बहुत बड़ा फायदा है जो राजस्थान थर्ड ग्रेड के अंदर जो एग्जाम दिया, जो किनारे पे है, मुझे लगता है कि उनका भी बहुत जल्द सिलेक्शन हो जाएगा। सर ने सबसे बड़ी बात जो है कि उन्होंने रिवीजन पे और बार बार रिकॉल पर इन्होंने जो है समय दिया, जिसकी वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया था। और जब आप आपकी जो 3 बुकें हैं ना, वॉल्यूम 1, 2, 3, उसको मैंने क्या किया सर, जो मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे वो मैंने एक कॉपी के अंदर मतलब एक नोट्स बनाई। उसमें जो मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे वही क्वेश्चन मैंने लिख के उनका 4-5 बार रिवीजन किया, तब वो और उसमें क्लियरिफिकेशन हो गया कि भाई उन 3 किताबों से सर आपने भी महसूस किया होगा कि वो तीनों किताबों खरीद नहीं करके मैंने आपके ऐप से एक क्वेश्चन वो मैंने मतलब सर उसमें आपके लिए इजी ऐसा हो गया कि जैसे आपने DSSB दिल्ली का पेपर देखा, दिल्ली के पेपर में आपको पता चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर है, दिल्ली वाले पेपर में 100 सवाल आपने देखे, 70 आपको आ रहे थे, जो 30 सवाल नहीं आ रहे थे वो आपने रजिस्टर बना लिया। बिल्कुल सर, ऐसा एक मैंने रजिस्टर पूरा 400 पेज का एक रजिस्टर तैयार मुझे लगता है 3 किताबों के अंदर कम से कम 4000 के आसपास सवाल थे, करीबन 35-40 पेपर थे। तो ये आपको बेनिफिट मिल गया। और रिवीजन का उसमें रिवीजन हो गया सर, रिवीजन भी हो गया और आपको पता चल गया कि ये सवाल कौन से टॉपिक का है और कहाँ से आया है और इतना डीप सवाल कैसे पूछा इन्होंने। बिल्कुल सर। तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं पेपर देने में हेल्प मिली। बिल्कुल। जब आपका सिलेक्शन हो गया सर, तो उस समय जो अक्सर रिजल्ट आने वाला होता है, सब चिंता तो होती रहती है कि होगा कि नहीं होगा, इतनी मेहनत की हुई होती है क्योंकि आपने भी बहुत सारा प्रयास किया था और एक एज भी फैक्टर होती है, बच्चे भी हो गए हैं और आप किसान परिवार से हैं तो वो खेती का भी काम देखना होता है, घर में बड़े होते, जिम्मेदारी भी तो होती है। ठीक है। जब मैं एक उन विद्यार्थियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत हूँ जो बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं सर। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास कॉल आते हैं कि सर मैं 2-3 साल से पढ़ाई से बिल्कुल हट गया हूँ, अब मैं तैयारी करना चाहता हूँ। तो रेवत राम जी आपके सामने जो है एक उदाहरण है कि इन्होंने 5 साल पॉलिटिक्स यानी राजनीति की, उसके बाद राजनीति से बाहर आकर उसने अपने आप को 1 साल कमरे में बंद करके जो परिश्रम, जो तपस्या की है, वो तपस्या का फल आप सामने देख रहे हैं। आपने और भी कंपटीशन किए सर, आपने देखा कि सर लाइब्रेरी में आज भी कंपटीशन कम है अगर दूसरे के मुकाबले अगर हम बात करें सर, आपने इस चीज को महसूस भी किया। कितने हजार लोगों ने एग्जाम दिया था RPSC सेकंड ग्रेड का? 27,000 लोग, 88,000 फॉर्म थे, उसमें से 27,000। अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या होता है कि फार्म की संख्या पर जाते हैं, अरे यार 90,000 88,000 फार्म आए, और लेकिन आपको पता है कि 27,000 लोगों ने एग्जाम दिए। तो मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ, पहले तो लक्ष्य एक निर्धारित करो, क्योंकि आपको पता है कि वर्तमान में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। लोग सोचता है कि मैं चतुश्रेणी भी तैयारी करूं, उसकी तैयारी को, मुझे भी सर लग रहा था ऐसा। अच्छा। इसमें भी OBC की 37 पोस्टें थी। तो मैंने भी सोचा यार 37 पोस्ट पूरा राजस्थान पड़ा है तो कैसे होगा। फिर अपने को तो एक ही पोस्ट चाहिए सर। बिल्कुल, यही कॉन्फिडेंस आदमी को अंत में जीता था। आपको बताऊं सर, 2018 में एम्स, जोधपुर एम्स के अंदर वैकेंसी आई थी, OBC कैटेगरी की एक पोस्ट थी, ऑल इंडिया के बच्चे बैठते हैं। मैंने तैयारी की, मैंने दिया, सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की वजह से मेरा नहीं हो पाया था। लेकिन एक अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस आया कि यार ऑल इंडिया एक पोस्ट में रिटन एग्जाम निकाल सकता हूं तो राजस्थान में नेक्स्ट वैकेंसी मेरा आराम से हो जाएगा। बिल्कुल सर, सही है ना सर। यही कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स के मन में रहेगा तो ही वो जीत पाएगा। लक्ष्य तो आपको निर्धारित करना ही पड़ेगा आपको। और उसके बाद सर आप पढ़ते थे और कभी सभा होती थी, आप जाते थे। इसके अलावा जो है अपना समय, जैसे कई बार आदमी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता है तो बोर भी हो जाता है, तो अपने सकारात्मक अपने आप को रखने के लिए या फिर कुछ टहलने के लिए क्या करता है? नहीं, मैं खेती में काम भी ट्रैक्टर वगैरह चलाता हूँ। अच्छा, आप ट्रैक्टर भी चलाते थे? बिल्कुल सर। अच्छा, हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात, जिससे क्या है कि माइंड फ्रेश भी हो जाता है। नहीं तो आदमी सारा दिन बैठा रहता है ना, तो वो भी थोड़ा सा उसको लगता है कि थोड़ा
तो आप खेत में चले जाते थे। अब उम्र थोड़ी बढ़ने के कारण भूलने की समस्या भी मतलब शुरू हो जाती है। पहले रिकॉल हम 15 दिन से करते, वो रिकॉल 7 दिन में करना जरूरी हो जाता है। आपने मुझे एक बात कही थी कि सर एक बार सिलेबस होने के बाद आपने जो शेड्यूल बनाया कि मुझे आधा घंटा करंट अफेयर देखना है तो देखना है। बिल्कुल सर, ठीक है ना, वो तो चाय के साथ हो जाता। हाँ, तो आपने क्या कि जैसे यूट्यूब के अंदर जैसे मान लो आपने टॉपिक पढ़ लिया तो यूट्यूब के अंदर उस टॉपिक के जितने से ज्यादा क्वेश्चन जो है आपने देखे, वीडियो देखे, जिससे सारी चीजें रिकॉल होती थी। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा फायदा है। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो सिलेबस एक बार पूरा कर लो। बिल्कुल सर, ठीक है ना, क्योंकि जिस दिन आपने सिलेबस पूरा कर लिया ना, उस समय समझ लीजिए आपने आधी जंग जीत ली है। फिर सारा खेल रिवीजन पे। कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले तो उसका सिलेबस निकाल के आपकी टेबल पे वो होना चाहिए। बिल्कुल, प्रिंट आउट उसका निकाल दो। वो आप एक बार उसको दिन में एक बार उसको जरूर देखना चाहिए। ये भी मैंने कई बार स्टूडेंट को कहा है कि सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने रख दो और बैठने के बाद 5 मिनट उस सिलेबस को एनालिसिस करो, जिसे आपको ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो रहा है, आपको खुद को लगेगा कि मैं 15 दिन से बैठा हूँ, कितने टॉपिक मेरे से क्लियर हुए और आगे बाकी है, कितने बाकी हैं। ये सर अक्सर जो नए नए विद्यार्थी है ना, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते। अब आपने तो इतना लंबा संघर्ष किया, 5 साल बिल्कुल राजनीति में दे दिए, उसके बाद राजनीति से निकलकर आपने अपने आप को एक तरीके से कैद किया है उस कमरे में, और 1 साल अपने पूरा जीवन कर दिया और असफलता आज आपके सामने है। और एक सर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो वर्तमान में जो लोग तैयारी करते हैं, जो कोई बहुत सारे विद्यार्थी कोटा ओपन से तैयारी कर रहे हैं, इग्नू से भी तैयारी कर रहे हैं सर, तो जो वो सिलेबस जो है जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को जो आप कह रहे हो कि सर बार बार रिवीजन करना, तो सिलेबस को लेकर जो है आप उनको क्या सलाह देना चाहते हो? फर्स्ट पेपर को लेकर मैं बताना चाहता हूँ सर, जो फर्स्ट पेपर का है ना जीके जीएस का, उसको आप उनको कैसे, उनके भी नोट्स बनाने होते हैं या किताब पढ़नी होती है, क्या करना था? मैं करंट जीके का तो यूट्यूब पे क्लास आती है, ठीक है सर, एक नानक क्लासेस करके, मैं ज्यादातर वही देखता सर। ठीक है, सुबह वो रोज की आती है डेली, उसके बाद में सप्ताह में आती है, फिर उसके बाद 15 दिन की आती है, फिर उसमें मंथली का आता है रिवीजन। अच्छा। मैंने करंट जीके के लिए कोई बुक नहीं लाया सर। अच्छा, करंट जीके के लिए जो ये जो हर महीने का जो मार्केट में मिलता है वो नहीं लिया आपने? वो नहीं लिया मैंने, सिर्फ यूट्यूब से ही देखा मैंने, पूरा करंट जीके मैंने यूट्यूब से ही तैयार किया। करंट के कितने सवाल बने थे सर फर्स्ट पेपर में? करंट के 10 से क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो ये भी बहुत सिलेक्शन में मेन रोल निभाता है कहीं ना कहीं। करंट का होता है, ये करंट का आपने ये देखा। सर साइकोलॉजी कैसे तैयार की? साइकोलॉजी सर मैं आर्ट्स का स्टूडेंट रहा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैंने तैयारी कर रखी थी, तो मैं एक दिशा की बुक आती है मनोविज्ञान की, दिशा 2020। अच्छा। तो मैंने वो उसमें पुराने पीआई क्वेश्चन है, तो उसमें मैंने और ज्यादा जिसको मुझे नहीं आ रहे थे उसको मैंने रफ कॉपी में, उसको जो मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उसको मैंने रफ कॉपी में उतारता गया। उसमें लास्ट में 2-3 बार उसका भी रिवीजन किया मैंने, तब वो उसमें मेरे अच्छी मनोविज्ञान अच्छी हो गए थे। आप बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से। और मेरे रीट में भी सर मनोविज्ञान में 27 क्वेश्चन 30 में से राइट हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि सर अब बताऊं मैं आपको कि चाहे भले सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर हो, मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल, थर्ड ग्रेड का फर्स्ट पेपर हो, सर साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आपकी बात से मुझे एक चीज़ समझ में आएगी सर, मैं भी हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। और आपने आज ये बात कह दी है कि जो सवाल मुझे नहीं आता था मैं अपने रजिस्टर में लिखता गया। इससे क्या है कि सर रिवीजन बहुत अच्छा होता है, सही है ना सर? और एक से सर ये है कि जैसे आपने रिवीजन करते समय आप लिख रहे थे, और उसके बाद मैंने तो सर जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे मैंने 2 रजिस्टर कम से बड़े रजिस्टर मैंने रख के भर दिए सर। अच्छा। जो मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे बार उसको लिख के सर। ये बहुत बड़ी बात है। रेवत राम जी ने ये भी कहा है कि सर एक एज के बाद जो है अब अबव 30 की अगर आपकी उम्र के होते तो वो कई बार जो है मेमोरी को भी लेकर वो रहता, थोड़ा इश्यू रहता है, चीजें आसान भी नहीं होती है। पहले 15 दिन के बाद में रिवीजन मांगते थे, वो अब 7 दिन में मांगने, रिकॉल करना जरूरी हो जाता है। रिकॉल भी रहना होता है। फिर सर आप वैवाहिक जीवन में है तो फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन उस जिम्मेदारियों को एक चुनौती आपने मानी और उस चुनौती को आपने स्वीकार करके आज ये सफलता आपने प्राप्त की है।
तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है कि आप जल्द लाइब्रेरियन बन गए आपको, और उम्मीद करता हूँ कि आप आगे, अगर आपने सपना देखा यूजीसी नेट क्लियर करें, कोशिश जारी रहनी चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं सर आपका सिलेक्शन हो। तो आप नेट का अब आप आगे तैयारी करोगे सर, है ना? एक आपकी हार्दिक इच्छा है कि नेट हो जाए, तो ताकि आप भविष्य में वैकेंसी तो आती रहती है, और अगर देखो सर समय मिलता है तो कोशिश करनी चाहिए। और जो है अब स्कूल के बाद भी, स्कूल से आने के बाद भी खेती बाड़ी को समय देते हो? बिल्कुल सर, है ना? अभी वही कर रहे हैं। अच्छा। इससे क्या होता है, थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है और अपनी खेती बाड़ी को जो समय देते हैं, और वो भी ज़मीन से भी जुड़े रहते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो हमारे सामने आज जो थे रेवतराम जी चौधरी, जो है उन्होंने एक इतना कठिन परिश्रम से सीधा RPSC सेलेक्ट लिया था, और बीच में पढ़ाई का गैप भी रहा था, और राजनीति में चले गए थे। उसके बाद जो है जो एक तीसरी आँख खुली थी कि मुझे लाइब्रेरियन बनना है। जब आप लाइब्रेरियन बने थे, जब लोगों को पता चला तो एक बार विश्वास भी नहीं हुआ होगा। हाँ सर, है ना? हाँ, कोई लोग पूछ रहे हैं किस में लगे, हाँ, उनके लाइब्रेरियन, अरे वो है क्या? है क्या? बिल्कुल, ये कई बार देखता हूँ जो बच्चे जो होते हैं कि लाइब्रेरियन क्या है, कि वो उसको कोर्स बताते हैं कि BLS, ये BLS क्या होता है, क्योंकि लास्ट BA और BEd होता है। उस विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ कि अपने जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके अलावा आपको प्रोफेशनल कोर्स के जो डिग्रियां वगैरह VMU वगैरह करवाती है, वो आपको जरूर करने चाहिए। और जब भर्ती अभी उसकी जिसकी भर्ती नहीं आ रही उसकी भी आप कर लो बाद में। जैसे अभी मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, एक योगा का अभी डिप्लोमा वो करना चाहिए, VMU करवाती है वो। मैं अभी जो सुनने वाले जितने भी आपके विद्यार्थी हैं उनके लिए योगा का कोर्स है 6 महीने का, वो करना चाहिए सर। ये प्रोफेशनल डिग्री है, बिल्कुल आपकी BA के साथ में हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। और दूसरी बात क्या होती है कि सर जैसे आप ग्रेजुएशन तक कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, साथ साथ में प्रोफेशनल अगर डिग्री करते हो, चाहे आप लाइब्रेरी का हो, चाहे योगा हो, चाहे PGDC हो, कंप्यूटर हो, चाहे कुछ भी हो, साथ साथ आपका चलना रहना चाहिए। ताकि क्या होता है कि भविष्य में जब वैकेंसी आती है जनरल कंपटीशन की तैयारी के साथ साथ उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। तो आज के हमारे पॉडकास्ट में जो है रेवतराम जी आए थे, उनका जो हमने जो है संघर्ष के बारे में जाना, उन्होंने किस तरीके से तैयारी की है। बहुत जल्द और भी हम ऐसे स्टूडेंट से मुलाकात करेंगे ताकि वो भी जो है अपनी संघर्ष की कहानी आपको सुनाए, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागे। क्योंकि जो कहानी रेवतराम जी की वो कहानी कहीं ना कहीं आपसे भी जुड़ी हुई है, ठीक है ना? आपकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इन जिम्मेदारियों से अपन को थोड़ा सा बाहर निकलकर अगर अपने जीवन का 1 साल अपने आप को समर्पित कर दिया तो आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि रेवतराम जी आगे जब आपका और कोई कॉलेज लाइब्रेरियन में सिलेक्शन हो तो एक बार ज़रूर वापस इस पॉडकास्ट में आए। आपने सर बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच रेवतराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। और जल्द और एक और अन्य स्टूडेंट से मुलाकात करेंगे और उनकी भी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।